दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को नहीं जानता होगा, जिन्हें आज के समय में एक टफेस्ट वर्ल्ड लीडर के रूप में देखा जाता है। लेकिन पुतिन हमेशा से ऐसे नहीं थे, बल्कि उनकी लाइफ में 33 साल पहले हुई एक अपमानजनक घटना ने उन्हें ऐसा बना दिया था, जिसके बारे में बात करते हुए आज भी उनका खून खौल जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर 33 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने पुतिन को इतना टफ बना दिया। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, 5 दिसंबर 1989 के दिन ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में प्रोटेस्टर्स का एक ग्रुप जर्मन सीक्रेट पुलिस 1087 के रीजनल हेडक्वार्टर्स पहुंचता है और देखते ही देखते उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। इस घटना के बाद उन्हीं प्रोटेस्टर्स में से लगभग 20 प्रोटेस्टर्स का एक छोटा सा ग्रुप अचानक से सोवियत सीक्रेट सर्विस यानी कि KGB के लोकल हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने लगता है और देखते ही देखते बहुत सारे प्रोटेस्टर्स KGB के लोकल हेडक्वार्टर्स के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। ये एक ऐसा समय था जब KGB हेडक्वार्टर्स के अंदर हर कोई डरा हुआ था, क्योंकि प्रोटेस्टर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पुलिस और आर्मी की मदद के बिना इन प्रोटेस्टर्स को वहां से खदेड़ा नहीं जा सकता था। अब दोस्तों, शायद ही आपको मालूम हो कि इस दौरान KGB के हेडक्वार्टर्स में करंट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे, जो उस समय के KGB एजेंट हुआ करते थे। जब प्रोटेस्टर्स के भीड़ इस तरह अचानक से KGB हेडक्वार्टर्स की तरफ आई, तब इस भीड़ का अनुमान लगाते हुए व्लादिमीर पुतिन ने और वक्त जाया ना करते हुए तुरंत ही ईस्ट जर्मनी में मौजूद सोवियत मिलिट्री स्टेशन को कांटेक्ट किया और उसने न सिर्फ हेडक्वार्टर में काम कर रहे एम्प्लॉइज को प्रोटेक्शन देने के लिए कहा, बल्कि ये भी कहा कि उन्हें जल्द ही आकर यहाँ रखी इंपॉर्टेंट फाइल्स को भी अपने कब्जे में लेना चाहिए, वरना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि पुतिन की इन बातों का सोवियत आर्मी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, जिसके चलते पुतिन को जल्द ही ये बात समझ में आ गई कि सोवियत आर्मी उन्हें बचाने के लिए नहीं आ रही है। अब इतना समझ जाने के बाद पुतिन और उनके साथ मौजूद दूसरे एम्प्लॉइज ने जल्द से जल्द हेडक्वार्टर में रखी ज्यादातर फाइल्स को जला दिया, साथ ही वहां मौजूद फर्नेस को भी तोड़ डाला। दोस्तों, अपनी बायोग्राफी फर्स्ट पर्सन के जरिए व्लादिमीर पुतिन बताते हैं कि ईस्ट जर्मनी में मौजूद सोवियत आर्मी ने उनसे कॉल पर यह कहा था कि हम सब मॉस्को के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकते और फिलहाल मॉस्को पूरी तरह से साइलेंट है। अब सोवियत आर्मी के द्वारा कहे गए इन वर्ड्स ने पुतिन को गहरी चोट पहुंचाई, क्योंकि वे समझ चुके थे कि सोवियत यूनियन अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। सिचुएशन को सही से समझ लेने के बाद खुद को और अपने KGB कलीग्स को इस डेंजरस कंडीशन से बचाने का पूरा जिम्मा अब व्लादिमीर पुतिन का ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर व्लादिमीर पुतिन ने उस दौरान प्रोटेस्टर्स को बिल्डिंग में घुसने से रोकने के लिए क्या किया होगा। वेल, सिगफ्राइड डैनाथ नाम के एक प्रोटेस्टर की माने तो जब प्रोटेस्टर्स KGB हेडक्वार्टर्स में दाखिल हो रहे थे, तब उस समय वहां मौजूद गार्ड्स ने उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और वो भीड़ से डरकर हेडक्वार्टर के अंदर घुस गए। लेकिन ये कहानी का एंड नहीं था, क्योंकि गार्ड्स के अंदर जाते ही हेडक्वार्टर के अंदर से एक छोटी हाइट का ऑफिसर बाहर निकल कर आया और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि 37 साल के KGB लेफ्टिनेंट कर्नल व्लादिमीर पुतिन ही थे। जब पुतिन बाहर आए तब उन्होंने प्रोटेस्टर से फ्लुएंट जर्मन लैंग्वेज में बात की और उन्हें ये बताया कि वह एक ट्रांसलेटर है। इतना ही नहीं, उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में बात करते हुए प्रोटेस्टर्स को ये भी समझाया कि ये एक सोवियत टेरिटरी की प्रॉपर्टी है और यहाँ मौजूद कर्मचारियों के पास खुद की सुरक्षा के लिए वेपन्स भी है, जिसके चलते अगर गलती से भी उन्होंने इस प्रॉपर्टी के अंदर घुसने की कोशिश की, तब यहाँ मौजूद उनके साथी इमरजेंसी की कंडीशन में अपने वेपन्स यूज करने पर बाध्य हो जाएंगे। अब भले ही वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने झूठ बोल दिया हो, पर उनकी ये ट्रिक काम कर गई, क्योंकि वेपन्स की बात सुनकर प्रोटेस्टर्स की भीड़ स्टाफ और सेंसिटिव फाइल को टच किए बिना ही जल्द ही वहाँ से गायब हो गई। अब जब व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट नहीं बने थे, तब उससे पहले ही उन्होंने KGB एजेंट बनने की अपनी बचपन की विश को फुलफिल कर लिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन बचपन से ही KGB एजेंट बनने के सपने देखते थे और इसकी इंस्पिरेशन उन्हें अपने द्वारा पढ़ी गई बुक्स और फिल्म से मिली थी। दोस्तों, पुतिन ने ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में लगभग 5 साल स्पेंड किए थे, क्योंकि साल 1985 से 1989 के समय ईस्ट जर्मनी मॉस्को के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, और वो इसीलिए क्योंकि उस समय इसे सोवियत यूनियन के सैटेलाइट स्टेट के रूप में देखा जाता था, जहां से सोवियत यूनियन वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस नाटो के ऊपर पूरी तरह से नजर रख सकते थे। अब खैर, इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं है कि पुतिन ने ड्रेसडेन शहर में इन 5 सालों के बीच क्या किया था, क्योंकि उन्होंने अपने 80s के बारे में ज्यादा बातें नहीं कही थी। हालांकि उनकी बायोग्राफी से ये जरूर पता चलता है कि दिसंबर 1989
में प्रोटेस्टर्स से निपटने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा विटनेस किया था जो उनके लिए बेहद ही अपमानजनक था। दरअसल उन्होंने देखा था कि वेस्टर्न नेशंस ने कोल्ड वॉर जीत ली है क्योंकि ईस्टर्न ब्लॉक उनके कदमों के नीचे आ गए थे। वैसे ये पुतिन के लिए एकमात्र अपमान की घटना नहीं थी, क्योंकि साल 1991 आते आते सोवियत यूनियन भी टूट गया था और सोवियत लीडर मिखाइल गोर्बाचेव इस कोलैप्स को रोक नहीं सके। दोस्तों, सोवियत यूनियन इस दुनिया के इतिहास का वन ऑफ द पावरफुल एम्पायर हुआ करता था, लेकिन जब ये बिखरा तब ऐसा बिखरा कि इसके टूटने से 15 देश बन गए और रशिया इसकी बस एक पुरानी परछाई बनकर रह गई। व्लादिमीर पुतिन के अनुसार सोवियत यूनियन का कोलैप्स 20th सेंचुरी में इस दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कैटास्ट्रॉफी था, जो कि अनिवार्य भी था। पुतिन ने कहा था कि वह ये भी बात अच्छे से समझते हैं कि जो पोजीशन वॉल्स और वाटर बैरियर्स के ऊपर बनी होती है वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो चाहते हैं कि सोवियत यूनियन की जगह कुछ नया उठकर सामने आए। और क्योंकि फिलहाल ऐसा कुछ नया मौजूद नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा हर्ट करने वाला है। जब हम व्लादिमीर पुतिन की बात करते हैं तब आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन KGB में काम करते हुए कभी भी टॉप रैंक्स में नहीं पहुंच पाए और उन्हें हमेशा मिड लेवल के एजेंट के तौर पर ही काम करना पड़ा। हालांकि उन्होंने 90s में KGB को छोड़ भी दिया, जिसके बाद वह सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्यूटी मेयर बन गए थे और फिर लेट 90s के दौर में उन्हें मॉस्को ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्हें रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन्स एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने का मौका मिला। अब दोस्तों, पुतिन को खास तौर से मॉस्को इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि मॉस्को आकर उन्हें KGB के रिप्लेसमेंट के तौर पर बनी न्यू फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को लीड करना था। खैर, वो फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को ज्यादा समय तक लीड नहीं कर पाए क्योंकि साल 1999 में प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन द्वारा उन्हें रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इस पोजीशन पर आते ही पुतिन ने रशिया को मजबूत बनाने के लिए काम शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि रशिया अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। उन्हें ऐसा इसीलिए लगता था क्योंकि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने बोस्निया में सर्बियन फोर्सेस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने को लेकर अप्रूवल दे दिया था, तब उसके पहले अमेरिका ने रशियन प्रेसिडेंट से इस बात को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की, जबकि अमेरिका ये बात अच्छे से जानता था कि सर्बिया के रशिया के साथ डीप एथनिक और रिलीजियस टाइज हैं। खैर, जब साल 2000 में बोरिस येल्त्सिन के बाद व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बने, तब उनकी लीडरशिप येल्त्सिन से काफी ज्यादा अलग थी और शायद पुतिन की इसी डिफरेंट लीडरशिप ने उस समय अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी रहे स्ट्रॉब टैलबॉट को भी इम्प्रेस कर दिया था। स्ट्रॉब टैलबॉट ने अपने एक मेमोइर्स में लिखा था कि वो पुतिन के सेल्फ कंट्रोल और कॉन्फिडेंस की एबिलिटी से हैरान है, क्योंकि वो सॉफ्ट स्पोकन मैनर में बहुत कुछ कठोर कह जाते हैं। अब शुरुआत में जब पुतिन प्रेसिडेंट बने तब उस दौरान उन्हें फिशिंग, जूडो, रेसिंग कार्स में रुचि लेते देखा गया, लेकिन रशियन पब्लिक और दुनिया भर के बीच उनकी एक टफ लीडर और देशभक्त वाली इमेज तब बनी जब व्लादिमीर पुतिन ने बहुत से कठोर डिसीजंस लेकर रशिया को स्ट्रेंथन करने पर जोर दिया। इतना ही नहीं, जब साल 2014 में रशिया ने यूक्रेन से क्राइमियन पेनिनसुला छीन लिया, तब इससे रशियन पब्लिक के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई और अब इसी साल यानी कि साल 2022 के 23 फरवरी से रशिया ने एक बार फिर पूरे यूक्रेन में अलग अलग टारगेट्स पर अपना हमला शुरू कर दिया है और इन हमलों के पीछे की वजह पुतिन ने हमले से 2 दिन पहले खुद ही बताई थी। जी हाँ, पुतिन द्वारा दी गई एक स्पीच में उन्होंने यूक्रेन को एक इलेजिटिमेट कंट्री बताया था, क्योंकि यूक्रेन हिस्टोरिकली रशियन लैंड पर ही एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, पुतिन यूक्रेन को रशिया के एक लॉस्ट पार्ट के रूप में देखते हैं, पर यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वह साल 1991 से ही जबरदस्त तरीके से एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में वोट कर रहा था और फिर अब वह अमेरिकन लेड अलायंस नाटो को ज्वाइन करने जा रहा था, जो पुतिन को नागवार था। ऐसा माना जाता है कि पुतिन के आज भी जो करीबी है वो उनके KGB डेज के सिक्योरिटी बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं और वो वही बोलते हैं जो पुतिन को सुनना पसंद है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के जानकार ये मानते हैं कि पुतिन ईस्टर्न यूरोप में रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में 5 दिसंबर 1989 को हुई उस घटना ने उन्हें बुरी तरह से अपमानित कर दिया था, जिसके चलते वो चाहते हैं कि रशिया को ईस्टर्न में अपना खोया हुआ सम्मान वापस मिले। और इतना ही नहीं, कई लोगों का मानना है कि उनका ऐसा करने के पीछे एक ही इंटेंशन है और वो है रशिया को एक बार फिर से ग्रेट बनाना, जिसकी शुरुआत वो कर चुके हैं। तो देखा आपने किस तरह 33 साल पहले हुई एक अपमानजनक घटना ने व्लादिमीर पुतिन को पूरी तरह से बदलकर आज के टफ वर्ल्ड लीडर बना दिया है।
जो अपने देश और उसके सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।